बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ़ हैं एम.ए. राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। मेरा जिस्म अब उस आग को बर्दाश्त करने की कुव्वत हासिल कर चुका था। जगह जगह आबले पड़ गए, गहरे गहरे सुराख हो गए थे, लेकिन मैं ज़िंदा था और न जाने कब तक मैं ज़िंदा रहा। बस दिलो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। जहनी कुव्वतें माऊफ हो गई थीं। मैं उस आग से बचने की कोशिशें कर रहा था और फिर जब मैं उस कोशिश में नाकाम हुआ तो रुक गया। मैंने होशो हवास से आंखें खोलकर उन बुलंदियों को देखा जिन तक मुझे पहुंचना था। सुलगते हुए पत्थर मेरे इर्द गिर्द बिखरे हुए थे, लेकिन अब मुझे उनकी कुव्वत बेहकीकत मालूम हो रही थी। मैंने उन्हीं उभरे हुए पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, जो खुद भी शोला हो रहे थे, लेकिन मेरे हाथ उन शोलों को बर्दाश्त करने की कुव्वत रखते थे। यहाँ तक कि मैं किनारे तक पहुँचा तो किनारे पर उसे खड़े हुए पाया। उसने अपना हाथ सहारे के लिए आगे बढ़ा दिया। जब मैं ऊपर पहुँचा तो उसने मध्यम लहजे में कहा, ये अग्नि थी। मैं कोई एहतजाज नहीं कर सका। मट्टी, आग, पानी, रोशनी, अंधेरा, न जाने कब तक ये चीज़ें मुझ पर से गुजरती रहीं, और जब होशो हवास की दुनिया में मुकम्मल तौर पर कायम हुई तो शायद बहुत से बरस बीत चुके थे, क्योंकि मेरी जिस्मानी कुव्वत में और जिस्मानी साख्त में तब्दीलियाँ रूनुमा हो गई थीं। मैंने एक चश्मे के किनारे अपना चेहरा धोते हुए अपने आप को देखा और देखता ही रह गया। मेरी जगह एक खूबसूरत जवान खड़ा हुआ था। उसका चेहरा ज़िंदगी की सुर्खी से भरपूर था, जो हसीन तरीन खदोखाल का मालिक था। ये मैं ही था। अपना चेहरा तो मैं अच्छी तरह पहचान सकता था, लेकिन मेरा जिस्म वाकई बहुत बड़ा हो चुका था। गालिबन मेरी उम्र कई साल आगे बढ़ चुकी थी, और माजी के वो नक्श जो आज भी मेरे जहन में धुंधले धुंधले मौजूद थे, अब मेरे लिए बेहकीकत बन चुके थे। ना मुझे मोदकल याद था, ना रायपुर, बल्कि अब यह इलाका मेरी निगाहों के सामने था, जो मामूल के मुताबिक वीरान और सुनसान पड़ा हुआ था। माजी बहुत पीछे रह गया था, और अब मैं एक तंदुरुस्त और ताकतवर और तवाना नौजवान की हैसियत से पानी के उस चश्मे के किनारे अपना चेहरा धो रहा था। अपने आप को मैंने खूब गौर से देखा, बहुत गौर से देखा, और मेरे अंदर सरूर की एक लहर बिदार हो गई। फिर जब अकब से उसने मुझे भशम कहकर आवाज़ दी तो मैंने मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देखा और मेरे दोनों हाथ जुड़ गए। गुरुदेव महाराज चंद्रखंड। उसका दाहिना हाथ सीधा हुआ और उसने अपना चौड़ा पंजा फैलाकर कहा, भशम, अमर शक्ति का मालिक भशम, अभी तुझे ब्यास बनना बाकी है। कठिनाइयों के समय बीत गया, अब अकल का दौर शुरू होगा। क्या समझा? क्या तू अपने आप को मुख्तलिफ नहीं पाता? क्यों नहीं महाराज, मैं अपने आप को हैरान कुन तौर पर बदला हुआ महसूस कर रहा हूँ। भशम का रूप हासिल हो चुका है तुझे। चल आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुझे पृथ्वी का दूसरा पर्त दिखाता हूँ। मैं खुशी खुशी उसके साथ आगे बढ़ गया। वही सब कुछ था, पथरीले टीले, चट्टानें, ऊंचे ऊंचे पहाड़। हमारा ये सफ़र कई रातें कई दिन जारी रहा। फिर हम एक अजीमुशान पहाड़ के सुराख में दाखिल हो गए। बड़ी अजीब जगह थी। सर पर पहाड़ी छत इस तरह फैली हुई थी जैसे आसमान तले हों, मगर घुप अंधेरा था। ये दूसरी बात है कि उस अंधेरे में मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था। इस वसी पहाड़ी के सिलसिले के दूसरे सिरे पर मैंने ढलान देखे जो ऊपर न जाने कहाँ तक गए थे। चंद्रखंड ये ढलान अबूर करने लगा, उसके साथ ही मैं भी था। अब हम पाताल से ऊपर जा रहे हैं ब्यास। मेरा नाम भशम है, अब ब्यास है, क्योंकि तू अकल सीखने जा रहा है। हम पाताल में हैं। हाँ, ऊपर क्या है? संसार। मगर हम तो संसार में ही थे। अकल सीखेगा तो बहुत सी बातों का खुद पता चल जाएगा। मैंने तुझे इस काबिल बना दिया है कि अब तू संसार से जीत सकेगा। मेरे दुश्मन उसी संसार में मौजूद हैं। मैं तेरी आंखों से उन्हें तलाश करूँगा। खुद उनके सामने आकर मैं नुकसान भी उठा सकता हूँ, इसीलिए तेरा साथ नहीं दे सकूँगा। मगर ख़यानत मत करना, तेरी ताकत तेरी रक्षा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। तू कहाँ जाएगा चंद्रखंड?
ये मेरे मन में रहने दे, और अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो। जब तू माटी के नीचे दबा हुआ था तो तूने क्या किया था? कुछ भी नहीं। कुछ तो किया होगा, बस उस काली कब्र से निकलने की कोशिश की थी। पानी में भी यही हुआ था। हाँ, इससे तूने क्या सीखा? चंद्रखंड ने सवाल किया और मैं सोच में डूब गया। फिर मैंने कहा, मैं समझ गया। मुझे भी समझा। संसार में कोई भूल हो जाए तो उसका बदल निकालने की कोशिश की जाए। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल यही। मैंने तुझे अमर शक्ति के रास्ते पर चला दिया है, अब बाकी काम तेरा है। मेरा काम सिर्फ यह है कि मैं तेरी आंखों से संसार में अपने दुश्मनों को तलाश करूं। अभी मैंने कुछ राज अपने पास रखे हैं, समय से पहले तुझे उनके बारे में बता दिया तो खेल बिगड़ सकता है, इसलिए तुझे वो राज नहीं बताऊंगा। यहाँ मेरे दुश्मन मेरे हाथों मारे गए तो फिर सारे राज खुल जाएंगे। कुछ खास बातें गिरा में बांध ले। जी गुरुदेव। जब 14वीं का चंद्रमा आकाश पर चमके तो तेरे जीवन के लिए खून ज़रूरी होगा। अगर इस मुद्दत तूने खून ना पिया तो तेरी ताकत ख़त्म हो जाएगी और तू कुछ न रहेगा। इस मुद्दत का ख़ास ख्याल रखना। ठीक है गुरुदेव। संसार में जो कुछ है मनुष्य के लिए है। ज़रूरत कमज़ोरी है और जहाँ ज़रूरत पेश आ जाए वहाँ उसे पूरी करना ज़रूरी है। उसके लिए भेदभाव का फिर गैर ज़रूरी है। क्या समझा? नहीं समझा गुरुदेव। समय समझा देगा बालिक, समय खुद समझा देगा, उसने पुरस्रार अंदाज में कहा और हम ढलान के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। मैंने बाहर की ज़मीन पर कदम रखा और उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो बाहर ना आया। चंद्रखंड महाराज, मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। कई आवाज़ें पर भी जवाब नहीं मिला तो मैंने पीछे झांक कर देखा। उसका कोई पता नहीं था। अचानक मुझे उसकी बातें याद आ गईं और मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। इसका मतलब है कि अब मैं तन्हा रह गया हूँ। कुछ देर तक दिल पर सहम सवार रहा। दुनिया को भूल गया हूँ। ये दुनिया दोबारा मेरे सामने आए तो क्या करूँगा? मगर दुनिया सामने आ गई थी। वो सब कुछ था जो बचपन में देख चुका था, मगर उसके बाद तिलिस्मी जाल में फंसकर इस दुनिया से किनारा कश हो गया था। बोझल कदमों से आगे बढ़ गया। वही ज़मीन थी, सब कुछ जाना पहचाना था, मगर मैं खुद उससे अजनबी था। न जाने क्यों खुद पर एतमाद नहीं कायम हो पा रहा था। हालांकि चंद्रखंड ने मुझे बहुत से इल्म दिए थे। वो बहुत बड़ा जादूगर था। उसने अपने सारे जादू मुझे सिखा दिए थे, मगर ज़हनी तौर पर मैं अभी कुछ नहीं था। इल्म रोशनी देता है और उम्र तजर्बा। इल्म की रोशनी थी मेरे पास, लेकिन उम्र का तजर्बा नहीं था। बहुत दूर निकल आया। दरख्त, जंगल, पहाड़, दरिया, नदी नाले, तवील फासला तय कर लिया मैंने। फिर भूख लगी और मैंने खुराक की तलाश में नज़रें दौड़ाईं। एक मुतहर्रिक खुराक मुझे नज़र आ गई। ये तेंदुआ था जो शायद खुद भी खुराक की तलाश में था। हम दोनों एक दूसरे के शिकार थे। ये अफसोस की बात थी कि पाताल से बाहर मेरी अपनी ज़मीन पर मुझे पहला जानदार नज़र आया था, मगर मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता था, बल्कि वो मेरी ज़रूरत था। मेरे लिए उसे ज़िंदगी से महरूम कर देना ज़रूरी था। मैं मजबूर हूँ मेरे दोस्त, मैंने कहा और उसकी तरफ छलांग लगा दी। उसने भी ऐन उस वक्त ये फ़ैसला किया था। इस तरह हम दोनों के फासले एकदम कम हो गए। तेंदुए को इससे पहले ऐसे किसी शिकार से वास्ता नहीं पड़ा था। उसने अपने मखसूस अंदाज में इब्तदा की थी, मगर मेरे जिस्म पर उसके नाखून टेढ़े हो गए। उसके दांत मेरे गोश्त में पेवस्त न हो सके। मैं भूखा था, उससे ताकत का खेल नहीं खेल सकता था। चुनाचे मैंने अपने दांत उसके नरखरे में पेवस्त कर दिए। उसने बचने की जद्दोजहद की तो मैंने उसे दोनों हाथों पर उठाकर ज़मीन पर दे पटका। फिर उससे लिपटकर उसका नरखरा उधेड़ डाला। मेरे होंठ उसके खून में डूब गए। आह, खून मेरी मरगूब ग़िज़ा, जिसे पीकर मैं बदमस्त हो जाता था। तड़प तड़प कर ज़िंदगी की जद्दोजहद करने वाले तेंदुए को बिला आखिर साकित होना पड़ा। उसका धारों की शक्ल में उछलता हुआ खून मेरी शकम पूरी कर रहा था और मैंने उसके जिस्म के सबसे नर्म, सबसे पसंदीदा हिस्से चबा चबा कर अपने मैदे में उतार लिए थे। मैंने खुद कभी नहीं देखा था, क्योंकि खुद को देखने के लिए मेरे पास कुछ ना होता था। लेकिन चंद्रखंड ने मुझे बताया था कि जब मैं अपने शिकार को भंबोड़ रहा होता हूँ तो मेरे दांत इंच इंच लंबे हो जाते हैं, तेज़ और खंजर जैसी काट इख्तियार कर लेते हैं। मेरी आंखों में खूनख्वार दरिंदों जैसी वहशत होती है। ऐसे लम्हात में यही शक्ल दुनिया के सबसे खूनख्वार दरिंदे जैसी होती है।
मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सब तो ज़रूरत की चीज़ें थीं। तेंदुए की लाश छोड़कर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। अब मुझे आराम करने के लिए कोई अच्छी जगह दरकार थी। एक निहायत घना और शादाब दरख्त मुझे पसंद आया। उसकी घनी छाँव के नीचे में दराज हो गया। पेट का बोझ आंखों पर आ पड़ा और वो उसका वज़न ना सहार कर बोझल हो गई। आरामदेह पुरसकीन नींद जब तक दिल चाहा सोता रहा। जागा तो चांद चमक रहा था। सफ़ेद चांदनी दरख्तों के पत्तों से छन रही थी और ज़मीन पर सफ़ेद धब्बे नज़र आ रहे थे, जबकि दरख्त के आगे की ज़मीन सफ़ेद हो रही थी। ठंडी और न जाने कहाँ कहाँ की खुशबू समेटे हुए हवाएं माहौल से खेल रही थी। मैं अंगड़ाई लेकर उठ गया। बदन आतिश हो रहा था। रोशन चांद की चांदनी बताती थी कि आज 14वीं की रात है और ये इत्तफाक ही था कि मुझे बर वक्त मेरा शिकार मिल गया था, जिसकी वजह से मेरी कैफियत नहायत बेहतर हो गई थी। चंद्रखंड महाराज ने यही कहा था मुझसे, महीने की 14 तारीख मेरे लिए नहायत ज़रूरी होती है और अगर मैं उसे अपने जहन में रखूं तो मेरी जिस्मानी कैफियत बेहतर रहेगी। बेहतर तौर पर मैं जिन हालात से दो चार हुआ था उनमें ये मेरी पहली तन्हाई थी। अपनी जगह से उठा, आगे बढ़ गया। चांद की चांदनी में नहाना चाहता था, लेकिन फिर नई दुनिया, मैं इसे नई दुनिया ही कह सकता हूँ, कि दूसरा जानदार मुझे नज़र आया। यानी मुझ जैसा जिस दरख्त के साए में मैंने ये वक्त गुजारा था उसके अकब में ही थोड़े फासले पर मौजूद था। एक छोटा सा बरसाती जोहड़ वहाँ नज़र आ रहा था। किनारे किनारे घास लगी हुई थी और जोहड़ के अकब में दरख्त के साथ साथ लकड़ियों के टुकड़े जोड़कर एक ऐसी रिहाइशगाह बना ली गई थी जिसमें आर्जी तौर पर वक्त गुजारा जा सके। ये रिहाइशगाह लकड़ी के तख्तों और घास फूस की छत पर मुश्तमिल थी। मैं उस जानदार की तरफ बढ़ गया जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा था कि गहरी नींद सो रहा है। चंद ही लम्हों में मैं उसके करीब पहुंच गया। मेरे कदमों की आहट पर भी उसके जिस्म में कोई हरकत ना हुई तो मैं किसी कदर हैरान सा उसके नज़दीक बैठ गया। मुझे अचानक ही शुबा हुआ था कि वो बेजान है और उसके जिस्म में ज़िंदगी की रमक नहीं है। बैठकर देखने से इस बात की तस्दीक हो गई, लेकिन साथ ही साथ एक और इंकशाफ भी हुआ। उसके जिस्म की निलाहटें बताती थीं कि वो किसी जहरीले हादसे का शिकार हुआ है। मैंने उसे बहुत करीब से देखा। उधेड़ उम्र का आदमी था। चेहरे मोहरे से और जिस्म से काफ़ी जानदार मालूम होता था। ठोस बदन का मालिक। अगर उसकी मौत जहर की वजह से भी हुई है तो उसे ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। मैं उसे हिला जुला कर देखने लगा। बदन पर मैला कुचैला सा लिबास था और ख़ासा कदीम मालूम होता था। लिबास का थोड़ा सा हिस्सा उठाकर मैं उसके बदन को देखना शुरू किया तो सांप के दांतों का निशान मुझे साफ नज़र आ गया। दाहिनी पिंडली पर था। एक लम्हे तक सोचता रहा और उसके बाद झुककर मैंने पिंडली के उस ज़ख्म पर अपने होंठ रख दिए। फिर पूरी कुव्वत से उसके जिस्म का जहर चूसने लगा। मैं नहीं जानता था कि जहर चूसने के माहिर किस तरीके से सांप का जहर इंसानी जिस्म से निकाल देते हैं, लेकिन जो रहनुमाई उस दौरान की गई थी उसने मुझे बहुत सी हकीकतों से रोशनास कर दिया था। जहर ने मेरे ज़बान के जायके में कोई तब्दीली पैदा ना की, ना ही मुझे उसके थूकने की ज़रूरत पेश आई थी। मैं उसके ज़ख्म से होंठ लगाए जहर चूसता रहा और जब उसका खून मेरे मुंह में रुकने लगा तो उसका नमकीन जायका महसूस करके मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। जहर का मज़ा कुछ और होता है और खून का कुछ और। अगर मैं खून से सैराब ना हो चुका होता तो यकीनी तौर पर उस शख्स के ज़ख्म से होंठ लगाकर यह खून चूसना मेरे लिए एक दिलचस्प मशगला होता और शायद मैं उसे उस वक्त तक न छोड़ता जब तक कि उसके तमाम जिस्म का खून मेरे मैदे में ना पहुंच जाता। मैंने गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखा। वो निलाहटें इस तरह गुम हो गई थीं जैसे कभी उनका वजूद ही ना हो और मैं उसके चेहरे पर साफ़ और ताज़ा खून की बहाल देख रहा था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं चंद लम्हात इंतज़ार करता रहा, फिर उसके जिस्म के लिबास का एक हिस्सा लेकर पानी की जानिब बढ़ गया। जोहड़ का पानी ठहरा हुआ था। नीचे से बेशक वो गंदा और गदला होगा, लेकिन अब उसकी सतह साकिन थी। चुनाचे उस कपड़े को पानी में भिगोकर मैं उसके करीब आया और जब मैंने कपड़ा उसके चेहरे पर निचोड़ा तो उसकी आंखों में चमचमाहट पैदा होने लगी। चंद लम्हात के बाद उसने आंखें खोल दी। इब्तदा में यूं महसूस हुआ जैसे वो बिनाई से महरूम हो गया हो, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसकी बिनाई भी बहाल हो गई। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकली और उसने ज़मीन पर दोनों हाथ टिकाकर उठने की कोशिश की। बस थोड़ा सा पीछे हट गया था। वो सहमे हुए अंदाज में मुझसे कई कदम दूर हट गया।
गहरी निगाहों से वो मेरा जायज़ा ले रहा था और मेरा चेहरा साकित था। तब उसके मुंह से भराई हुई आवाज़ निकली, कौन हो तुम? कौन हो भाई? कौन हो तुम? कोई नहीं, मैंने जवाब दिया। सामीन इकराम, आप ये कहानी मेरे चैनल कहानी घर पर सुन रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मम्मा, मगर तुम सपेरे तो नहीं मालूम होते। क्या तुम सपेरे हो? नहीं। तो कौन हो? वो चले गए। कितने दूर चले गए वो? उसने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाई और फिर ज़मीन पर नीम दराज होता हुआ बोला, और उसके बाद तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे? कौन चला गया? मैं नहीं जानता, ना मैं सपेरा हूँ। मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना बता दूंगा तुम्हें तुम्हारा गुजरा हुआ वक्त याद दिलाने के लिए कि तुम सांप के जहर का शिकार थे और उस जहर ने आर्जी तौर पर तुम्हें ज़िंदगी से महरूम कर दिया था। ये दूसरी बात है कि अगर ज़्यादा वक्त गुजर जाता तो तुम्हारे आसाब काम करना ख़त्म कर देते, दिल की हरकत बंद हो जाती और तुम मौत की आगोश में जा सोते। लेकिन शायद तुम्हारी ज़िंदगी बाकी थी कि मैं वक्त से पहले यहाँ पहुँच गया। अब तुम्हें यकीनन अपनी कहानी याद आ गई होगी। उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, इधर उधर देखा, फिर खुश्क होंठों पर ज़बान फेरी और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद जिस्म अभी काम करने के काबिल नहीं हुआ था। इस कोशिश में उसे नाकामी हुई तो मैंने अपनी जगह से उठकर उसे सहारा दिया और मेरे सहारे पर वो खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ममनूनियत के आसार पैदा हो गए। उसने कहा, मुझे तलिया तक ले चलो। ये तलिया वही जोहड़ था जिसमें से मैं पानी लेकर आया था। मैं उसे वहाँ ले गया। उसने जोहड़ के किनारे में बैठकर अपना आधा जिस्म पानी में डाल दिया। जहर जब जिस्म में गर्दिश करता रहे तो तपिश पैदा हो जाती है। हर चंद के जहर का कोई कतरा अब उसके जिस्म में बाकी नहीं रहा था, लेकिन उसने अपने असरात बेशक छोड़ रखे थे। वो शख्स पानी में पड़ा रहा और उसके बाद अपने कदमों से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अजीब से आसार नजर आ रहे थे। उसने कहा, इस समय तुम्हारा आ जाना मेरी ज़िंदगी का बाइस बन गया है। कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके साथ चलता हुआ उस जगह आ बैठा जहां थोड़ी देर पहले हम लोग मौजूद थे। उसने कहा, क्या नाम है भाई तुम्हारा? नाम तो बता दो अपना। ब्यास, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम करमचंद लाखू है, यहीं रहता हूँ। वो कटिया जो सामने नज़र आ रही है उसमें। तुम्हारी हालत अब कैसी है? अगर मेरे साथ इस कटिया तक चलो तो मैं तुम्हें खाने पीने की कुछ चीज़ें दूं। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है? नहीं, तुम्हारे लिए कह रहा था। तो फिर इत्मीनान से बैठो, मैं कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। तुम मुझे अपने बारे में बताओ। यहाँ तुमने अपनी कुटिया क्यों आबाद कर रखी है? क्या यहाँ आसपास कोई बड़ी इंसानी आबादी है या फिर तुम आबादियों से दूर इस जगह को आबाद किए हुए हो? नहीं, यहाँ से कोसों दूर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इंसान रहते हों, बल्कि ये जगह तो उस रास्ते से भी हटकर है जो हरिपुर से द्वारका जाता है। बहुत फासला है उस रास्ते का यहाँ से। हरिपुर द्वारका? हाँ, द्वारेनाथ का द्वारका, उसने जवाब दिया। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों रहते हो? लंबी कहानी है। यहाँ तुम्हें आसपास कोई नज़र तो नहीं आया? कोई काफिला जाते हुए तो नहीं देखा तुमने? क्यों, कौन लोग हैं वो? ज़रा देखो, तुम्हारा एहसान होगा। किसी ऊंची जगह से देखो, कुछ लोग जाते तो नज़र नहीं आ रहे। वो कौन हैं? मैंने फिर पूछा। मेरी बात मान लो, पहले मुझे ये बताओ कि क्या कुछ लोग कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम उनका पीछा करेंगे। ब्यास, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि तुमने मुझे बचा लिया, मगर उससे भी बड़ा एहसान उस वक्त होगा मुझ पर जब तुम उनके चुंगल से कमल राज को निकाल दो। मैं एक लम्हे उसे देखता रहा, फिर मैंने गर्दन हिलाई और उस दरख्त की जानिब बढ़ गया जो चंद कदम के फासले पर था। दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर पहुंचकर मैंने ताहद्दे निगाह फैली हुई चांदनी में नज़रें दौड़ाईं, लेकिन कोई तहरीक नज़र नहीं आई। जिंदगी का यहाँ नामो निशान नहीं था। कुछ देर के बाद मैं दरख्त से नीचे उतर आया और मैंने कहा, नहीं करमचंद, यहाँ हम दोनों के सिवा और कोई नहीं। आह, इसका मतलब है कि बहुत दूर निकल गए वो, बहुत दूर निकल गए, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। फिर बोला, और मैं अपने जीवन के 16 साल बेकार कर बैठा। पूरे 16 साल। आह, पूरे 16 साल। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। करमचंद लाखू मेरा चेहरा देखता रहा, फिर आहिस्ता से कहा, मेरा ताल्लुक़ हरिपुर से है। हरिपुर के महाराज रामराज का वफादार हूँ। यूँ समझ लो हरिपुर ही में पैदा हुआ।
महाराज के चरणों ही में पला बढ़ा और उनका जानिसार कहलाया। लेकिन हरिपुर में साजिश हो गई। धर्मकेदी, हाँ धर्मकेदी महाराज का फूफीजाद भाई महाराज रामराज का दुश्मन बन गया। बड़ी लंबी कहानी है। ये बताओ व्यास महाराज, अगर मैं तुमसे कुछ मदद मांगूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम कहाँ जा रहे थे? इस तरफ कैसे आ गए? मेरी हंसी निकल गई। अपनी कहानी सुनाते सुनाते वो एक बार फिर मेरी तरफ मुड़ गया था। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया है लाखू। तुम इस चक्कर में ना पड़ो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, बल्कि सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी कहानी क्या है। मुझे उससे दिलचस्पी है। अगर मदद की कोई ज़रूरत पेश आई तो मैं बेशक तुम्हारी मदद करूँगा। करमचंद लाखू सोच में डूब गया था। उसने आहिस्ता से कहा, पूरी कहानी यूं है कि हरिपुर के महाराज रामराज एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं 16 साल से उनसे दूर हूँ, मगर मेरा मन कहता है कि वो जिंदा हैं। उनके दुश्मनों की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि उनका जीवन ले सकें। लेकिन धर्मकेदी जो उनकी फुप्पो का बेटा है, शुरू ही से राजपाट पर नज़र लगाए बैठा हुआ था। खुद उसका बेटा राजकेदी भी उसके नक्शे कदम पर चल रहा था। उम्र कुछ नहीं थी उसकी, मगर आंखों में मक्कारी ऐसी रची हुई थी कि आदमी देखे तो हैरान रह जाए कि इस छोटी सी उम्र के लड़के की आंखें कितनी मक्कार हैं। धर्मकेदी का ख्याल था कि महाराज रामराज की मौत के बाद राजगद्दी राजकेदी को दे दी जाए, मगर उसकी आड़ में महाराज धर्मराज का बेटा कमलराज मौजूद था। फिर जब एक रात कमलराज पर हमला हुआ तो महाराज संभल गए। दूसरा हमला हुआ, तीसरा हमला हुआ तो महाराज रामराज परेशान हो गए और उन्होंने बड़े बड़े वज़ीरों से मशवरे किए। किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई। मैं तो एक मामूली किस्म का दास था उनका। मैं भला इस मामले में क्या बोलता। लेकिन उस समय जब महाराज अकेले थे, परेशान थे, मैंने उनसे बात करने की हिम्मत की और हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, ये बार बार हमले बिला वजह नहीं हो रहे। ये इत्तफाकात नहीं हैं, बल्कि कमलराज को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। मैं ये बात जानता हूँ लाखू, लेकिन समझ में नहीं आता कौन लोग हैं जो मेरे बेटे के दुश्मन हो गए हैं। क्या कह सकता हूँ महाराज, लेकिन अगर आप जान बख्शी कर दें और हुक्म दें कि इस सिलसिले में मैं तहकीकात करूँ तो फिर मैं ये काम करने पर तैयार हूँ। जो भी उसके पीछे है वो ये तो बेशक सोचेगा कि बड़े बड़े लोग उसकी खोज में पड़ गए होंगे, लेकिन एक छोटे से आदमी उसके बारे में कोई नहीं सोच सकेगा। मैं ये काम कर सकता हूँ महाराज। तो फिर मुझसे पूछता क्यों है लाखू? तू हमारा पुरखों का आदमी है, हमेशा तेरे पुरखे हमारी वफादारी करते रहे हैं। भला तुझसे ज़्यादा काबिल एतमाद शख्स कौन होगा? हमारे लिए तो इसकी खोज लगा कि हमला करने वाले कौन हैं। वैसे तो मैंने कमलराज की निगरानी का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमला करने वाले हमारे महल ही में पोशीदा हैं। बाहर से आने वालों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि कमलराज की ख्वाबगाह तक पहुँच जाएं। ठीक है, मैंने जवाब दिया और फिर मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। राजमहल की बांदियाँ और दूसरे नौकर सब के सब मेरे दोस्त थे। सब लोगों ने आपस में इस तरह बातचीत की कि किसी से भी इस बारे में कुछ मालूम हो जाए। एक औरत थी महाराज, प्रेम करता था मैं उससे। नाम था उसका पद्मनी। वो मेरे लिए कुछ मालूमात का बाइस बन गई। पद्मनी ने मुझे बताया कि धर्मकेदी महाराज को अक्सर महाराज कमलराज को घूरते हुए पाया है उसने, और कई बार वो मशकूक अंदाज में महाराज कमलराज का पीछा करते हुए पाए गए हैं। धर्मकेदी मुझे बहुत पसंद करते थे, बल्कि मुझ पर एतबार करते थे। मैं भी उनके कामकाज दिल से कर दिया करता था और वो मुझे इनाम से नवाजते रहते थे। तो महाराज, जब मुझे ये शुबा हुआ तो मैंने धर्मकेदी महाराज की इतनी खिदमत करना शुरू कर दी कि वो मुझसे और भी ज़्यादा खुश हो गए। हर काम भाग दौड़ कर करता था और उन्हें इस बात का यकीन दिलाता था कि उनका सबसे बड़ा और सबसे सच्चा वफ़ादार हूँ, बल्कि उनके मुकाबले में मैं रामराज को भी कोई हैसियत नहीं देता। धर्मकेदी महाराज उन दिनों मुझे गहरी निगाहों से देखने लगे थे और मैं यही सब कुछ चाहता था कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके धर्मकेदी महाराज मुझ पर पूरा इत्तबात कर लें, और अगर पद्मनी की बात दुरुस्त है तो वो इस सिलसिले में मुझसे ज़बान खोलें। और फिर एक दिन मेरी आरज़ू पूरी हो गई। महाराज धर्मकेदी महाराज ने मेरी सूरत देखते हुए कहा, लाखू, तू बहुत अच्छा आदमी है, मगर मेरा ख्याल है जितनी खिदमत तूने हम सब की है, तुझे उसका कोई बदला नहीं मिला। महाराज, आप प्रेम से मुझे देखते हैं, मुझे अपना दोस्त समझते हैं, इससे बड़ा बदला मुझे और क्या चाहिए। मैं सोचता हूँ कि तुझे कुछ मिलना चाहिए, कम से कम इतना मिलना चाहिए
कि तेरा अपना एक अलग नाम हो, शादी ब्याह करे, बच्चे हों, जागीर हो और तू भी इज्जतदार कहलाए। महाराज, आपके चरणों में मुझे ये सब कुछ मिला हुआ है, मगर ख़तरा यह है कि तू ठहरा महाराज रामराज का वफादार। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझसे कोई बात कहूँ और तू महाराज रामराज के कानों तक पहुँचा दे। मेरा दिल धक से हो गया था। ब्यास, मैं कामयाबी के करीब पहुँच रहा था। मैंने चेहरे पर अफसोस के आसार पैदा करते हुए कहा, सच्ची बात तो ये है कि महाराज, स्वर्गवासी महारानी ज्योति ने हमेशा मुझे अपने चरणों में रखा। रानी जिसके एहसानात को तो मैं मरते समय तक नहीं भूल सकूंगा, और उन्हीं के हवाले से महाराज मैं रामराज से ज़्यादा आपसे प्रेम करता हूँ। महाराज, मन में मैं आपके लिए क्या है कैदी महाराज, मैं आपको बता नहीं सकता। महारानी ज्योति दरअसल धर्मकेदी की माँ थीं और महाराज रामराज की फूफी। साथ ही महल में रहती थीं और बचपन से मैंने उन्हें देखा था। लेकिन ये जो कुछ मैंने कहा था वो झूठ था और सिर्फ एक चालाकी। लेकिन धर्मकेदी महाराज मेरी इस चालाकी में आ गए और मुझे बगौर देखते हुए बोले, इसका मतलब है कि तू रामराज से ज़्यादा हमारा वफादार है। कभी आजमा कर देखें महाराज, ये खंजर निकालें और मेरे सीने में भोंक दें, या मेरे हाथ में दें और मुझसे कहें कि मैं अपनी आंखें निकाल कर आपके चरणों में डाल दूं। नहीं नहीं, अगर ये बात है तो फिर तो ये समझ लाखू कि हम भी तुझे इतना ही चाहते हैं। अगर माता जी तुझे उतना ही चाहती थीं तो मैं उन्हीं माता का बेटा हूँ। राजकेदी भी तेरा अपना है, सारे के सारे अपने ही हैं। लेकिन तूने देखा कि रामराज का रवैया हमारे साथ कैसा है। ये बात मैं जानता था ब्यास के रामराज का रवैया तो धर्मकेदी के साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन ज़बान तो खोलना ही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं महाराज, हम आंखें उठाकर देखने की मिजाल नहीं रखते, हमें क्या मालूम। मगर मुझे मालूम है कि रामराज हमें कुत्ता समझता है। वो हमें इस तरह खिलाता पिलाता है जैसे कुत्तों को दिया जाता है। लाखू, रामराज ने हमें बहुत बुरा समझ रखा है। मेरे मन में उसके लिए खोट पैदा हो गई है। मैं आपका दास हूँ धर्मकेदी महाराज, मुझे हुक्म दीजिए कि मैं क्या करूँ। डरता हूँ कि तू कहीं कोई ऐसा कदम ना उठा बैठे जो हम सब के लिए मौत बन जाए। इससे पहले अपना जीवन वार दूंगा आप पर महाराज। आप हुक्म देकर तो देखें। तू फिर एक काम कर, जिस तरह भी बन पड़े कमलराज को यहाँ से कहीं निकाल ले जा। क्या समझा? मैं हैरत से धर्मकेदी महाराज की सूरत देखने लगा। फिर मैंने हंसते हुए कहा, कहाँ निकाल ले जाऊँ महाराज? मैं तुझे सारी तरकीब बता दूंगा, अगर तू सच्चे मन से वादा करे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही करेगा। देख करमचंद लाखू, उसके सिले में तुझे इतना मिलेगा कि तू सोच भी नहीं सकता। जागीर दूंगा तुझे इतनी बड़ी कि तेरी 7 पुश्तों के लिए कोई परेशानी न रहेगी। ब्याह करना अपना, अपने बच्चों के साथ ऐश का जीवन बिताना, लेकिन शर्त यही है कि मुझसे वफादारी करेगा। अब भी आपको कोई शक है महाराज? नहीं तो सुन, तुझे जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो करना है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कमलराज तुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और अक्सर तू ही उसे घोड़े पर सैर करवाने ले जाता है। जी महाराज। तो फिर तो यूँ कर कि किसी भी दिन पहले से मुझे बता दे, कमलराज को लेकर यहाँ से निकल और घोड़े की सैर के बहाने उसे बस्ती से बाहर ले जा। बस्ती से बाहर मेरे आदमी तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कमलराज को तू उनके हवाले कर देना और उसके बाद तू अगर चाहे तो खुद भी कहीं गायब हो जाना, बल्कि मेरे आदमी तुझे ये बात बता देंगे कि तुझे कहाँ जाना है। चिंता मत करना किसी बात की। तेरा आगे पीछे कौन है, यूँ समझ ले कि इसके बाद तुझे ऐसी जगह छुपा दूंगा जहाँ कोई तेरा पता न चला सकेगा। फिर जब मैं अपना काम पूरा कर लूँगा तो तुझे भी मंजर आम पर ले आऊँगा। मैंने एक लम्हे के लिए खौफ का इजहार किया महाराज, और उसके बाद उस काम के लिए तैयार हो गया। धर्मकेदी महाराज ने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगा, अगर तेरे ज़रिए मेरा ये काम हो जाएगा करमचंद लाखू, तो मैं जीवन भर तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगा। आप चिंता ना करें महाराज, जैसा आप कह रहे हैं वैसा तो मैं कर लूँगा, मगर क्या? कमलराज महाराज को नुकसान पहुँचाना मेरे बस की बात नहीं होगी, क्योंकि बहर तौर मैंने उनके पिता का भी नमक खाया है। अरे तो उसके लिए कौन कहता है तुझसे, और कमलराज महाराज को नुकसान कौन पहुँचाएगा? मैं तो उसका फूफा हूँ, भला मैं क्या नुकसान पहुँचाऊँगा उसे? तू उसकी चिंता मत कर, बस हम उन्हें कुछ दिन के लिए राजपाट से दूर रखेंगे, और फिर इसके बाद जब राजकेदी इतना बड़ा हो जाएगा कि राजगद्दी उसके हवाले कर दी जाए तो फिर कमलराज का कोई मसला नहीं रहेगा। वो सारे काम हम देख लेंगे, बस इतना कर जितना तुझसे कहा जा रहा है।
इसके लिए मैं तैयार हूँ महाराज। तो फिर कब ये काम करेगा? हम तो रोज़ ही सैर को जाते हैं महाराज, और मैं ही होता हूँ महाराज कमल राज के साथ। तो फिर कल ही क्यों ना ये काम कर लिया जाए? हो जाएगा महाराज, मुझे सारी जगह बता दीजिए। तो फिर तू यूं करना कि पान वाले बाग के तरफ निकल आना कल सुबह को। जहाँ बाग का सिलसिला ख़त्म होता है और अंधेरा कुआं आता है, मेरे आदमी तुझे मिल जाएंगे, और उसके बाद तू कमल राज को लेकर उनके पास चले जाना। सामीन कराम, आप सुन रहे थे उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ़ हैं M.A. राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके।